हाई न्यूज के प्रोग्राम लीग से चट के चलो में आज हम आपसे मुलाकात करवाते हैं डॉक्टर श्री अखिलेश राठौर जी से, जो होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग के अधिकारी हैं। वर्तमान में इंदिरा गांधी आयुष होम्योपैथिक हॉस्पिटल भोपाल हैं। लीग से हट के चलो एक ऐसा प्रोग्राम है जो समर्पित है ऐसे साहसिक व जाबाज अधिकारी जो भीड़ और फील्ड में रहकर कुछ अलग हटकर करते हैं। तो राठौर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद जो आज आपने टाइम निकाला हाई न्यूज के लिए। चाइल्डहुड में कैसा नेचर था, कैसे थे आप बचपन में? देखिए, बचपन में से ही मैं मिलनसार रहा हूँ लोगों से, मोहल्ले में सभी से अच्छे से मेरे अच्छे संबंध रहे हैं। चाइल्डहुड की पूछ रहा है, बचपन में मिलनसार कहाँ है? बचपन में तो कोई नॉटी टाइप का होता है, कोई साइड वैसे देखा जाए हमला करना। मैं शैतान किस्म का ही बच्चा रहा हूँ। हाँ। जिसमें पढ़ने में भी इतना सिंसियर रहे हैं और मस्ती में भी, खेल कूद में भी सभी के साथ ये मेरा स्वभाव रहा है। अभी भी वो चंचलता तो अभी भी है मेरे स्वभाव में। नहीं सर, पर ये कि एक्सपीरियंस किया है पर्सनल मैंने, जो बहुत बचपन में शैतान नॉटी टाइप के रहते हैं उनका नेचर बहुत अच्छा रहता है यंग एज में आके। नहीं, ऐसा आपका दिख रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जो मूलभूत प्रवृत्ति है व्यक्ति की वो कभी चेंज नहीं हो सकती। हाँ, परिस्थिति अनुसार व्यक्ति उन चीजों में ढल जाता है, लेकिन अपने मूल प्रवृत्ति से वो कभी नहीं बदलता। तो अगर मैं ये कहूँ कि हाँ, मेरा स्वभाव थोड़ा सा चंचल सा जॉली नेचर टाइप का है जैसा, तो मेरे को लगता है कि वो अमूमन वैसा ही है जैसे मैं बचपन में था जी। तो आपके ये शिक्षा के एजुकेशन की शुरुआत कैसे हुई? देखिए, मेरा जन्म मणिदीप के पास रायसेन जिले में दाहोद ग्राम में हुआ था। वहीं पे मेरी ग्रामीण में 10वीं तक मेरा एजुकेशन हुआ। इसके बाद में मैं भोपाल अपने माँ बाप के साथ में शिफ्ट हुआ और भोपाल में मेरी एजुकेशन हुई। ग्रेजुएशन में मेरा यहीं पर हुआ और BHMS भी मैंने भोपाल में ही अपना पूर्ण किया हुआ। अच्छा, एक बात बताइए, जॉब तो बहुत से थे लेकिन आपने भगवान को जो कहा, धरती का भगवान कहा जाता है डॉक्टर्स को कहीं ना कहीं, और देखते भी है, साक्षात एग्जाम्पल भी है कई ऐसे कि जब कोई काम नहीं आता लास्ट में डॉक्टर्स ही आते हैं। तो इस जॉब को कैसे कैसे आ गया? फैमिली में और कौन है आपके? देखिए, मेरी फैमिली में अगर देखा जाए तो कोई भी डॉक्टर फील्ड से नहीं है। मेरे माता पिता सामान्य परिवार से रहे, ग्रामीण परिवेश में रहे। मेरे पिताजी अमूमन कृषक रहे और मेरी माताजी गृहिणी रही। लेकिन मेरी माताजी, मैं बचपन का इंसिडेंस बताऊं, हम गांव में जहाँ थे एक डिस्पेंसरी थी, वहां पर एक कंपाउंडर साहब जो कि मामू साहब उन्हें बोलते थे, उनको उनसे इलाज करवाने जाते थे। तो मेरी मदर वहां से जाती, वो भोपाल से बिलोंग करती थी जी। तो जब उन्होंने गए तो वो उनसे बहुत प्रभावित रही। एक रीजन ये था कि मेरी माताजी जो है वो करुणा भाव से हैं और लोगों की सेवा करना और इस तरीके की चीजें उनमें थी। और जब हम वहाँ जाते थे बचपन में इलाज कराने, तो मुझको याद है वो है घटना कि उन्होंने पूछा कि मेरे को भी अपने बच्चे को इसको डॉक्टर बनाना है या इसी फील्ड में बनाना है। तो वो चीज एक मेरे दिमाग में भी थी और उनका दिली ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूं, मेरी मदर की। तो अंततः उनके आशीर्वाद से और ईश्वर की कृपा से मैं डॉक्टर बना और जन सामान्य की जो मुझसे संभव हो सकता है मैं सेवा करने की कोशिश करता हूँ। और डॉक्टर का प्रोफेशन है ही ऐसा कि लोगों की पीड़ा को सुन के उनको हरना। तो इस तरीके से इससे अच्छा सेवा भाव कोई हो भी नहीं सकता। बहुत से व्यवसाय है जिसके अंदर व्यक्ति खुशी का काम करता है या कोई लोग खुशी से जाते हैं, बस डॉक्टर के पास में चीजें मजबूरन और दुखी होके जाते हैं। लेकिन डॉक्टर की ड्यूटी होती है कि वो उनकी बातों को सुने, समझे और यथासंभव जो अपने पास में उपचार उपलब्ध है वो उनसे उनको उपलब्ध कराए, उनको दे और उनकी बातों को सुने, समझे और उनकी पीड़ा को हरे। यही था। अच्छा सर, अलग अलग चिकित्सा पद्धति है, तो आपने एलोपैथी को छोड़ के इस ओर कैसे मूवमेंट हुआ? देखिए, ईमानदारी से अगर कहें, हर व्यक्ति जो कि मेडिकल फील्ड में आना चाहता है वो सबसे पहले MBBS को ही चुनना चाहेगा जी। क्योंकि अपने यहाँ पर भारत में अभी भी MBBS पहले के मुकाबले कम हुआ है कंपटीशन। लेकिन जब हम अध्ययनरत थे या हम थे, चूंकि मैं ग्रामीण परिवेश से रहा, मुझे और मेरे पिताजी कृषक थे और कोई दूसरा पारिवारिक पृष्ठभूमि भी नहीं रही कि हम लोग मेडिकल फील्ड से हों। तो जिस तरीके से मुझको नॉलेज मिला, हमने अपनी कोशिशें की। कोचिंग वगैरह भी उस टाइम पे उतनी उपलब्ध फ्रिक्वेंटली थी नहीं, तो हमने कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से या जो कहें कि मैं उस फील्ड में या MBBS में नहीं जा पाया। अल्टीमेटली मेरा BHMS में हुआ। लेकिन जब हमने ये देखा कि ये उससे भी अच्छी पद्धति है जहाँ पर बगैर लोगों को पीड़ा पहुंचाए
अपनी सामान्य चिकित्सा पद्धति से बेटर इलाज किया जा सकता है सरल तरीके से। जी। तो मुझे अब इसमें ही संतुष्टि है और मैं उन लोगों की सेवा कर रहा हूँ। नहीं, यहाँ तो सब पद्धति आपने ऐसी चेंज की कि आपको अब कोई किसी बात का मलाल नहीं है। यहाँ तो लोग जहाँ कड़वी देते हैं, होम्योपैथिक ऐसी पद्धति है जहाँ मीठी-मीठी गोलियाँ देकर लोगों को ठीक करते हैं। देखिए मीठी से बात नहीं है, मीठी तो एक्चुअली क्या है कि उसके अंदर जो उसका व्हीकल है जिस माध्यम से हम दवाई दी जाती है, वो एक माध्यम है मीठी गोलियाँ जिसको हम कहते हैं ग्लोब्यूल्स जिसे हम उसके टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं। जी। तो दवाइयाँ तो होम्योपैथी की अलग ही है जिसके अंदर उसको मीठी-मीठी गोलियों में वो दवाइयों को हम देते हैं जिसके माध्यम से गोलियों के माध्यम से व्यक्ति आसानी से बोले। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि होम्योपैथिक दवाइयों को कम मात्रा में ही दी जाती। अगर हम उसको सायरप फॉर्म में या ज़्यादा दें तो व्यक्ति ज़्यादा दवाइयाँ ले सकता है। होम्योपैथी का ये सोचना है कि कम मात्रा में व्यक्ति को देकर उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर खुद ही डेवलप करे, उस बीमारी को वो खुद लड़े और निकाल ले। इस तरीके से होम्योपैथी के इसलिए वो छोटी-छोटी गोलियों में दवाइयाँ दी। यहाँ तक सब पहुँचे आप कहते हैं कि अगर सामने वाला कोई आपके पास आता है, आप पहले तो होम्योपैथिक ये देखा है पहले बहुत रिलैक्स होके पूरी तरीके से सुनते हैं। अगर पूरी बात सुन ली तो 50% रिलैक्स तो आए हुए पेशेंट को वैसे ही मिल जाता है। मैंने तो खुद ही देखा है आपको पूरी तरीके एक उसका नेचर जानेंगे। जी। तो ये नेचर जानना क्या है इस होम्योपैथी में ऐसा कुछ है कि नेचर के अनुसार ही मेडिसिन दी जाती हो? जी, बिल्कुल। हमारे यहाँ होम्योपैथी में जो सिद्धांत है कि सम से सम की चिकित्सा। मतलब व्यक्ति को पूर्णतः उसके विचारों को सुने, उसकी प्रकृति के बारे में जाने, उसके डेली की दिनचर्या क्या है, उसकी पास्ट हिस्ट्री क्या है, बचपन में उसको किस तरीके की समस्या थी या कुछ था, उसका व्यवहार था, नेचर था। क्योंकि ये होम्योपैथी दवाइयाँ कई तरीके से आयामी तरीके से कार्य करती हैं। वो व्यक्ति के पूरे व्यक्तित्व पर कार्य करती हैं, जिसमें मानसिक लक्षण सबसे प्रमुखता से दिए जाते हैं। व्यक्ति जो आता है, क्या सोचता है, उसको खाने की क्या डिज़ायर है, उसकी क्या इच्छाएँ, पसीना कैसा आता है, नींद कैसी आती है, उसकी डेली हैबिट्स क्या है, उसके आधार पे उस सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग हम मेडिसिन को सेलेक्ट करके देते हैं। वही व्यक्ति के लिए फ़ायदेमंद होती है, वही कई बीमारियों में उसको राहत पहुँचाती है। अच्छा सर, कोई अपने आप आपने कितने लगभग साल हो गए प्रैक्टिस को और अब कोई ऐसा हो कि ऐसा मूवमेंट ऐसा क्षण बताएं जिस पेशेंट को आपने ठीक किया वो कहता हो, मिसाल देता हो कि डॉक्टर साहब के पास गए थे और हम इतने परेशान थे, उन्होंने हमें इस समस्या से निजात दिलाई? देखिए कई इंसिडेंट्स इस तरीके से आए हैं। 2007 से मेरा कंप्लीट हो गया था और तभी से मैं प्रैक्टिस में हूँ और अभी विगत 5 वर्षों से मैं शासकीय सेवा में हूँ। जी। मेरा एक इंसिडेंस मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं अकोदिया में 2008-9 के आसपास वहाँ पर शाजापुर अकोदिया। शाजापुर अकोदिया में वहाँ प्रैक्टिस कर रहा था। वहाँ पर एक परिवार था, जी। धनाढ्य परिवार थे और शिक्षित परिवार था। जी। हमने जब वो दिखाने आए तो उनकी जो श्रीमती जी थी उनको मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मलिटी की प्रॉब्लम थी, जिसके अंदर वो उस परेशानी से कम 15 से 16 साल तक वो लगातार उस बीमारी से ग्रसित थी, जिसके अंदर उनको महीने में 20-20 दिन तक ब्लीडिंग होती रहती थी। जब आके उन्होंने दिखाया, हमने उनकी केस टेकिंग की और ट्रीटमेंट किया। ईश्वर का चमत्कार और कहेंगे कि 8 दिनों के अंदर उनकी 50% कंप्लेंट रिलीफ हो गई और देन उसके बाद में 15 विदिन 15 डेज उनकी पूरी जो 9 साल पुरानी 15 से 9 साल के बीच की जो समस्या थी, जिसके अंदर कई दूसरी पद्धतियों में उनको बच्चेदानी को निकालने तक का सजेस्ट कर दिया था। बिल्कुल। वो प्रॉब्लम उनकी एज इट इज सॉल्व हो गई। इसके बाद में क्या हुआ, 6 महीने बाद वो फिर पुनः आए। उनको फिर घबराहट वगैरह हुई, उस महिला को पेट दर्द हुआ। उन्होंने जाके फर्दर इन्वेस्टिगेशन करवाया तो जो नॉड के लिए एक्चुअली आए थे, गठान के लिए उनकी जो प्रॉब्लम थी, उन्होंने सोनोग्राफी करवाया तो वो टोटल रिजॉल्व हो चुकी थी। फिर उन्होंने उस पूरे, क्योंकि समय गुजर चुका था, मैं भी भूल गया था, तो वो उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी की पूरे जो कहना चाहिए डॉक्यूमेंटेशन एविडेंस लाके जीरोक्स करा के मुझको दी कि सर ये आप रखिएगा, आपको आगे भी फ्यूचर में काम आ सकता है कि ये दवाइयाँ आपने मेरी श्रीमती दी। और कई मरीजों को उन्होंने रेफर भी किया। इसी तरीके के कुछ वहीं अकोदिया गांव में भी मैं बताऊं, इनफर्टिलिटी के कई केसेस आते थे हमारे पास में, जो 6-6, 7-7 साल तक कंसीव नहीं कर पा रहे थे, तो वो उन्हें एक सिंगल टाइम में मेडिसिन में दी और ईश्वर की कृपा से वो भी उन्होंने अपने परिवार को पूर्ण किया। तो इस तरीके से कुछ इंसिडेंट्स रहे जो मिरेकल रहे हैं। अभी एक ही रिसेंटली केस यहाँ से 5-6 महीने पहले ही यहाँ पर हुआ कि उनको पाल्पिटेशन, एक व्यक्ति थे
जो कि जॉब में रहे, रिटायर हुए थे, तो उन्हें धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ती थी, कई बार बहुत ज़्यादा उन्हें पाल्पिटेशन आना, तो उनको हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाया कई बार। जब उनको एंजियोग्राफी के लिए टेबल पे ले जाते तो वो घबरा के वापस भाग आते। जी। यहाँ पर आए, उन्हें दवाई दी और होम्योपैथी की दवाई उनको 15 से 1 महीने के बीच के अंदर ही उनको टोटली रिलीफ रहा। वो आए और सर कह आज मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ, मुझे कोई घबराहट नहीं, कोई बेचैनी नहीं। तो इस तरीके की जादू, मतलब जादू तो नहीं कहेंगे, व्यक्ति को ये है कि हाँ ठीक होता है। क्या मानते हैं सर कि किससे आपको किस्मत और कर्म से किस पे ज्यादा बिलीव है आपका? देखिए, कर्म तो अपनी जगह ही, कर्म से ही किस्मत बदल सकती है। अगर किस्मत के भरोसे हम बैठे रहेंगे तो शायद हम कर्म भी ना करें। तो मेरा तो यही मानना है कि कर्म आप करते रहिए, किस्मत तो आपका साथ जरूर देगी जो है। यानी कहीं ना कहीं कनेक्शन दोनों का एक दूसरे दोनों का से रहता है, दोनों का रहता है, नो डाउट। अगर आप कर्म अच्छे कर रहे हैं, लेकिन अगर आपकी किस्मत ही नहीं है तो आपने किसी चीज को, कुछ चीज सेलेक्ट करके दी, वो ले नहीं पाया, कोई भी इंसिडेंस है, मतलब हम इस तरीके से कह सकते हैं कि दोनों पैरेलल ही है, बट लेकिन हाँ उसमें कर्म ज्यादा प्रधान है। जी। अच्छा सर, आप तो स्मार्ट हैं और डॉक्टर से भी हैं, तो आपकी गृहस्थ जीवन परिवेश कैसे हुआ? लव मैरिज हुई या अरेंज मैरिज की आपने? नहीं सर, मेरी अरेंज मैरिज रही। मेरी श्रीमती भी मेडिकल ऑफिसर हैं और बहुत अच्छे हैं, और उनके सहयोग से सबसे हम ठीक ठाक ही हैं सभी। नहीं, वो क्षण तो कभी आया होगा ना, आप कॉलेज में थे तो आपके आपके ऊपर कहीं ना कहीं डोरे तो डाले जा रहे होंगे, उम्र ही ऐसी होती है। नहीं, ऐसा नहीं है सर, एक्चुअली क्या है, व्यक्ति के ऊपर रहता है, ये सब चीजें तो कॉमन चीजें हैं, लेकिन मैं कहूँ इसमें कोइंसिडेंस हो तो नहीं, इस तरीके की कोई चीजें नहीं। अच्छा, आपने अपनी लाइफ में फिल्में तो देखी होंगी, किस प्रकार की मूवीज पसंद है आपको, पुरानी के न्यू? नहीं देखिए, अगर मैं देखूं, हम जिस टाइम से एरा से बिलोंग कर रहे हैं, उस टाइम पे तो ये पुरानी फिल्में ही ज्यादा हैं, पुराने म्यूजिक भी मुझको ज्यादा पसंद है, जिसमें किशोर कुमार, लता जी हैं और मोहम्मद रफी हैं। और अगर एक्टर में भी अच्छा, अकेले में आप रहते हैं तो कौन सा गाना गुनगुनाते हैं, जरा सुनाइए। इस तरीके से कई गाने हैं कि एक तो ये है कि जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मौका हो फिर नहीं आते, और कहीं है किशोर कुमार के, एक सडनली मुझको याद तो आपको इससे क्या प्रेरणा मिलती है? इस गाने से कभी किसी के डाउट नहीं करना चाहिए, प्रेरणा मिलती है क्या? नहीं, ये बात तो सही है कि किसी पे आपको शक तो नहीं करना अननेसेसरी डाउट एकदम से नहीं करना। अगर आप शक करेंगे तो शायद आप अपने आप को ही ज्यादा तकलीफ में पाएंगे। व्यक्ति पे जो जिस पे शक कर रहे हैं उसको कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन हाँ अगर सत्यता हो तो उस पर शक करें, अदरवाइज अन्यथा शक करने की कोई मेरे हिसाब से कोई आवश्यकता होती नहीं। तो दूसरा है कि बिलीव तो करना चाहिए, सामने पे जब तक विश्वास नहीं करेंगे तब तक आप कैसे कह पाएंगे? ना बिना सच्चाई यानी किसी पर डायरेक्ट ब्लेम लगा देना, एकदम से इग्नोर करना, बिल्कुल सत्य, यही विध्वंस का कारण होता है। जैसा इस गाने में हुआ, लाइफ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और प्रैक्टिकल बात है, जीवन में व्यक्ति का एक जो समय गुजर जाता है वो रिटर्न तो फिर आता नहीं है। कई जगह पे जो आप गाने की अगर हम बात करें तो बिल्कुल वैसे ही उसके अंदर रहा कि शक हुआ कुछ बातों से, और फिर वो जाके अंत में उसका बुरा दुखद अंत हुआ। ये सब चीजें जी। तो सर, कौन सी हीरोइन पसंद थी आपको उस समय पुरानी फिल्मों में? हीरोइनों में तो मुझे मौसमी चटर्जी अच्छी लगती थी, हेमा मालिनी भी बहुत अच्छी है। लेकिन ये तो काफी एज में आपसे बड़ी थी। नहीं, लेकिन हमने तभी से देखा ना, जब से सिनेमा स्टार्ट। देखिए, एज में बड़ी होने से मतलब नहीं, उनका अभिनय और वो सब चीजें भी मायने रखता था। और आपने प्रथम बार में जो चीज देखी तो शायद वही आपको पसंद आए, तो हो सकता है हमने उस टाइम पे वही देखा था तो मुझे वही देखा। और मेरा एक, मुझे टीवी से बात आ रही है तो मैं एक अपना इंसिडेंस बताता हूँ। मैं बचपन में जब टीवी आई हुई थी जी, तो मेरे गांव में कभी एक टीवी आई दूरदर्शन पे, वो ग्राम पंचायत में आई। मुझे टीवी देखने का बहुत शौक था, मतलब इसका मैं बता नहीं सकता, मुझे इतना शौक था कि सैटरडे और संडे को प्रतिदिन घर से गायब रहता था। और सैटरडे संडे को मेरे को अमूमन इतनी पिटाई होती थी कि अपनी लाइफ में मैंने कभी नहीं की। और ये हर सैटरडे संडे फिक्स था, मतलब मुझे पिटना ही पिटना है। लेकिन टीवी भी मुझे देखने ही देखनी। मुझे क्रिकेट और टीवी दोनों का बहुत ज्यादा शौक था। मैं इतना पिटा हूँ कि मैं अपने परिवार में शायद मेरे से ज्यादा कोई पिटा नहीं होगा। उसका परिणाम ये रहा कि माता पिता ने कहा कि भाई ये तो सुधरने वाले हैं नहीं, तो घर में ही टीवी ले आओ। तो गांव में सेकंड टीवी हमारे गांव के घर पे ही आई थी। बहुत अच्छी बात।
तो सर कैसा लगा आपको यहाँ तक पहुंचने में, चूंकि पारिवारिक मतलब आज का युवा जो है बहुत होपलेस हो जाता है, उसको एक नंबर एक तो वो शॉर्टकट देखता है कि कोई शॉर्टकट ऐसा रास्ता हो, पैसे वाला बन जाओ, लास्ट में होपलेस होकर सुसाइड जैसा कदम भी उठाने लगता है। तो उसको क्या करना चाहिए कि वो आपकी तरह बने, कुछ नई दिशा मिले आपसे? देखिए, इस सब चीज़ों में मेरा यही सजेशन रहेगा या मेरा जो व्यक्तिगत आकलन है कि आजकल जो भी मूल्यों का बहुत गिरावट हुआ है, जिसे हम वैल्यू कहते हैं। पहले समरूपता थी, हर जी। व्यक्ति में भेदभाव की कम था। उसका रीज़न ये था कि हम एक ही गवर्नमेंट स्कूल्स होते थे या शिक्षा का एक ही केंद्र हो, जहाँ सभी व्यक्ति बड़ा हो, छोटा हो, अमीर हो, गरीब हो, एक साथ बैठते थे, पढ़ाई जी। करते थे, सबको समान स्तर पे एजुकेशन मिलती थी जी। और सभी को समान अवसर मिलते भी थे, सभी में प्रेम भाव थे। दूसरा ये था कि जो मनोरंजन के साधन जिसे हम कहें कि वो नहीं थे, जैसे कि मोबाइल नहीं था, टेलीविज़न नहीं था, लैपटॉप नहीं थे, कंप्यूटर्स नहीं थे। तो बच्चों का एक सोशल डेवलपमेंट जिसे हम कहना चाहिए इन कम्युनिटी में वो होता था। सब गैदर करते थे, एक साथ सीखते थे, एक दूसरे की मदद करते थे। उनमें जो कहना चाहिए कंपैरिज़न करने वाली भावना उनमें डेवलप नहीं होती। आजकल क्या है, दिखावा ज़्यादा हो गया है। और इसमें ये भी हम देखेंगे कि इसमें बच्चों से ज़्यादा उनके पेरेंट्स हम लोग कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार है। कहीं न कहीं नहीं, पूरी तरह वही ज़िम्मेदार है। क्यों? क्योंकि कि हम जो बचपन में हमारी जो ख्वाहिशें हम पूरी नहीं कर पाए, आज हम अगर सक्षम हुए तो हम बच्चों को वो ईज़िली अवेलेबल कराते हैं। हम उनकी वैल्यू नहीं समझते और हम उन्हें कंपैरिज़न करने का मौका देते हैं। हम अपनी ज़िम्मेदारियों से बचने के लिए उन्हें टीवी के सामने बिठा देते हैं या मोबाइल दे देंगे कि भई आप ये कर लीजिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास टाइम है नहीं। दूसरा है, पहले जो था कि इतना भौतिकवाद था नहीं, चीज़ें इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं थी। जी। आज क्या है, भौतिकवाद बहुत ज़्यादा हावी हो चुका है, लोगों में प्रेम भाव की कमी हो गई। आज आप देखेंगे कि पहले जो था एक सामूहिक परिवार होता था, जिसे हम संयुक्त परिवार बोलते थे, बड़े होते थे, तो उनके शाम भाई-बहन, को साथ में बच्चे सब मिलके बैठते थे, बिल्कुल, बात खाना करते साथ थे। में होता था, परिवार का आयोजन साथ में होते थे, तीज त्योहार सभी तरीके के सभी धर्मों में एक साथ मनाए जाते थे। लेकिन आज न्यूक्लियर फैमिली की तरफ हमारा जो हो रहा है, उसके कारण ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही। दूसरा है वातावरण का भी निश्चित तौर पे व्यक्ति के व्यवहार पे, खान-पान का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, चिड़चिड़ापन और ये सब चीज़ें खास तौर पे डेवलप होने लग गई हैं। सर क्या तो इसमें बदलाव कैसे आएगा, क्योंकि आज तक जहाँ तक एक तो 2.5 साल की एज से ही स्कूल में डाल देते हैं। आपने ये जो बात की, मैं उससे पूर्णतः सहमत हूँ। आज हम बच्चे पे उसका मानसिक विकास हो नहीं पा रहा, शारीरिक विकास उस बच्चे का हो नहीं पा रहा और हम उस पे अंधी दौड़ में, जिसे कहना चाहिए कि हम उसको लगा दे रहे हैं। बच्चा पैदा होता नहीं है, सबसे पहले आस-पास वाले बच्चे, माता-पिता तो छोड़िए, दूसरे लोग आके, क्यों अभी बच्चे को क्या स्कूल में नहीं डाला आपने? या ये प्ले स्कूल में नहीं जाता क्या? अरे इसको एबीसीडी नहीं आती क्या? पाँच ये किलो सब चीज़ें 5 किलो उसका वेट है और 6 वही किलो का वही बात है। बस्ता दे दिया तो उसको। बच्चा जो है शुरू से ही अवसाद में है, टेंशन में है, तनाव में है। हर जिस टाइम पे उसको माँ-बाप के साथ में रहना चाहिए, माँ-बाप को उसको केयर करनी चाहिए। दूसरे उसका एक सामान्य उसका डेवलपमेंट होना चाहिए। वो उस टाइम पे जाके एक नए जगह पे पढ़ाई चल रही है, जो बच्चे का दिमाग ही डेवलप नहीं हुआ, उसको पढ़ाने के लिए हमने लगा दिया। और जब हम पढ़ते थे तो मेरा जो ये स्कूल में एडमिशन हुआ था, शायद मैं 6 साल का था। जी। मेरे मदर फादर, आप भी शायद रहे होंगे कि बिल्कुल, कान मेरा के भी। पास में यूँ हाथ रखिए, अगर आपका कान, क्यों मार्कशीट होती नहीं थी, तो बिल्कुल, कान वही के तो बात। अगर हाथ पहुँच गया तो मतलब यू आर एलिजिबल फॉर इन दैट क्लास फॉर एडमिशन। राइट। मतलब लेकिन अगर नहीं है तो सर ये बोल देते थे कि भाई, टीचर जो मास्टर होते थे कि नहीं, अभी बच्चा छोटा है, जब कान पे हाथ आ जाए तब इसको ले आइएगा। तो वो एक बहुत अच्छा पैमाना था। 5 साल तक बच्चा अपना शारीरिक रूप से ग्रोथ भी कर लेता था, वो जाता था, नई चीज़ों से ब्रेन थोड़ा बहुत डेवलप होता है। आज आप उसको एक तरीके से मोबाइल, हमने जैसे नया मोबाइल हमने खरीदा और उसमें चिप लगा दी कि भाई ये रीडिंग करो, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, तो वो तो बच्चा बोलने लगेगा। जब बच्चा पहली बार देखा है तो हम उसे सिखाते हैं मम्मी, पापा, काका, बाबा, व्हाटएवर जो भी है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर, तो वो तो बच्चा जाएगा। हम जिस तरह की इसकी परमिशन कर रहे हैं वो आउटपुट हमारे को मिल रहा है। तो उसका परिणाम ही यही है कि बच्चों में एग्रेशन ज़्यादा आ रहा है। हालाँकि वो इंटेलिजेंट हो रहे हैं, लेकिन जी। इंटेलिजेंट होने से दूसरे डेवलपमेंट तो प्रभावित हो ही रहे हैं ना। सर थोड़ा सा पीछे। जी। जी। तो इसमें मूलभूत परिवर्तन कैसे होगा सर? क्योंकि मैंने तो दूसरे की छोड़ी, अपनी फैमिली में ही मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि मैं एक दिन गया, देखा
12-13 लोग बैठे, मैं 5 साल का बच्चा, सब अपने अपने मोबाइल में व्यस्त थे। देखिए, मैं उसके परिवर्तन, अगर हम जो आपने कहा कि परिवर्तन होगा कैसे? एक बहुत अच्छी-सी एक कहावत है जो हर जगह पर शायद सटीक घिसती है कि चैरिटी बिगिन एट होम। मतलब हमें अपने से ही शुरुआत करनी पड़ेगी, हमारे परिवार से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। अगर हम अपने मोबाइल का टाइम स्क्रीन जो उसको बहुत कम कर दें, बच्चों को सुनें, समझें, उनसे डिस्कशन करें, उन्हें समझाएँ कि बच्चों ऐसा होता था। जैसे कई बार है हम लोगों ने मैं अगर बताऊँ, जैसे हम लोग थे बचपन में हम कंचे खेलते थे। आज हमारे बच्चों को नहीं पता कि कंचे क्या होते हैं, उन्हें गिल्ली डंडा गिल्ली-डंडे का खेलना पता हमें नहीं नहीं है पता। बच्चों को। मतलब बच्चों को नहीं पता क्या होता है, तो उनको हमें उनसे बोलने की जगह हम उनसे इंटरेक्शन करके उनके साथ खेलें या उन्हें समझाएँ। तो मेरे को लगता है कि ये चीज़ें बहुत हद तक सुधर सकती है। और सबसे ज़्यादा है उसके समाज में डिस्कशन, किसी भी चीज़ का जब तक चर्चा में वो नहीं आएगी, तो उसका समाधान नहीं निकलेगा। ये हमें उस चीज़ का एनालिसिस करना चाहिए। हमारे जो समाज के प्रबुद्धजन लोग हैं, उन लोगों को भी ये डिसाइड करना चाहिए। और फिर मैं यही कहूँगा कि अगर हम अपने घरों से शुरुआत करेंगे, तो शायद हमारे को देखते-देखते दूसरे लोग भी उसमें बिल्कुल उसमें सहमति करेंगे। हर व्यक्ति, हर परिवार का व्यक्ति जो है, आप जो कह रहे हैं उससे बिल्कुल पीड़ित है। वो परेशान है, वो जानता है कि ये प्रॉब्लम है, लेकिन कैसे उसका समाधान निकाला जाए? तो बस वही है कि चर्चा से और खुद करने से ही होगा, दूसरा कोई उसमें कुछ नहीं कर सकता। यानी खुद आगे आना पड़ेगा, स्वाभाविक सी तभी बात कुछ है। इसका सॉल्यूशन है। जी। अच्छा सर, एक बात बताएँ, मैंने तो जहाँ तक देखा है, कोई भी डॉक्टर अपने पेशेंट का कभी बुरा करना तो थोड़ा सोच भी नहीं सकता, लेकिन कभी-कभी ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं कि सारा का सारा ब्लेम डॉक्टर के ऊपर आ जाता है। क्योंकि ये गलतफ़हमी होती है कि अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिखाएँगे तो वहाँ डॉक्टर ढंग से देखते नहीं हैं, केयर नहीं करते हैं। प्राइवेट दिखाएँगे तो अच्छा देख लेंगे। देखिए, ये चीज़ें केवल आपने जो कहा ना, मैं उससे सहमत हूँ कि कोई भी डॉक्टर किसी भी मरीज़ का कभी भी बुरा नहीं चाहेगा। उसके पास में वो जो क्षमताएँ अवेलेबल होती हैं, वो उससे अपना बेहतर देने की कोशिशें करता है। कभी-कभी कुछ चीज़ें होती हैं, ईश्वर भगवान नहीं हो सकता है, कहो ये नियति को यही मंज़ूर था, इस तरीके की घटनाएँ होती रहती हैं। और दूसरा अगर हम कहें कि व्यक्ति गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाने से बचता है, तो उसमें कई रीज़न हो सकते हैं कि भई वहाँ पर सुविधाएँ थोड़ी कम हो। जी। उसका रीज़न ये होता है सर कि एक तो हमें मुफ़्त में सब चीज़ें देनी चाहिए, गवर्नमेंट के पास में और भी चीज़ों की व्यवस्था करने की आवश्यकता होती है, तो पब्लिक का फ्लो और लोड ज़्यादा होता है। तो इस कारण पे वो चीज़ें, लेकिन अभी सुविधाएँ बहुत बेहतर हुई हैं, दवाइयाँ भी प्रॉपर्ली आ रही हैं, इन्वेस्टिगेशंस भी हो रहे हैं, डॉक्टरों की भी उपलब्धता भरपूर है। तो इस तरीके से नहीं, कुछ चीज़ें रहती हैं कि कभी-कभी कुछ व्यक्ति सोचते हैं कि हमें वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए, हम फीस देंगे और वहीं पे हम टाइम बुक करेंगे और हम जाएँ, हम लाइन में लगना नहीं चाहते। तो जी। वही चीज़ें हैं कि आप अगर बेटर सुविधा चाहेंगे या हम चाहें कि हम जाएँ, हम आपको एंटरटेन करें, तो आप फीस दें और प्राइवेट में दिखाएँ, और आप चाहें कि हम सामान्य सबके समान एक समान है, तो आपका नंबर आए तब देखिए। तो डॉक्टर तो कोई भी हो, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट में हो, वो कभी भी मरीज़ के अहित का कार्य कभी नहीं करेगा। यानी पर्टिकुलर जी। उसको एक ही उद्देश्य है, स्वस्थ करना। स्वाभाविक सी बात है, हम जिस प्रोफ़ेशन में हैं, हमारा ध्येय यही है कि मरीज़ अतिशीघ्र हो, उसकी पीड़ा का जो पीड़ा लेकर आया, तकलीफ़ लेके आया, वो शांत हो, वो सुखी रहे। क्योंकि कि अल्टीमेटली उसको डॉक्टर का जो कर्म ही वही है कि मरीज़ों का सेवा करना है, उनके रोगों को दूर करना है। अच्छा तो सर, कभी आपकी लाइफ में कोई ऐसा मूवमेंट आ रहा है जैसे आपको लग रहा हो चारों तरफ से प्रॉब्लम ने घेर लिया हो, निकलने का कोई रास्ता ना हो, तो उस प्रॉब्लम को आपने कैसे फेस किया है कि जैसा आज का हमारा युवा जरा सा हॉपलेस होके? देखिए, बिल्कुल जो आप कह रहे हैं, जीवन में हर व्यक्ति कोई भी परफेक्ट नहीं है, कहीं न कहीं पे परेशानियाँ आती हैं। वो कहीं से भी हो सकती है, पारिवारिक रूप से भी हो सकती है, और करियर के रूप में भी हो सकती है, और कोई से भी इंसिडेंट्स हो सकते हैं। तो मेरा तो यही सजेशन है कि उस पर त्वरित रूप से विचलित ना होते हुए, ईश्वर पर आस्था रखते हुए अपना उसमें मनन करने चाहिए, चिंतन करना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए। समय हर चीज़ की भरपाई कर देता है, समय से बढ़ के कुछ नहीं। तो अपना धैर्य ना खो, अपना पेशेंस बनाए रखें, अपने मोरल्स को हाई रखें। यही मेरा उसमें सजेशन है। अच्छा सर, होम्योपैथिक में सबसे कारगर मेडिसिन कौन सी है? देखिए, पर्टिकुलर हम इस तरीके से नहीं कह सकते कि कारगर मेडिसिन कौन-सी है। होम्योपैथी बहुत बड़ा साइंस है और अभी भी इसमें रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं। ये बहुआयामी कहें चिकित्सा पद्धति है, ये हर फील्ड में कार्य करती है। हाँ, अभी जनरल कंसेप्शन या जो देखें मरीज़ों में स्किन रोग है, फीमेल डिसऑर्डर बच्चों में और मानसिक रोग में ख़ास तौर पे होम्योपैथी बहुत अच्छा
कार्य करती है। सर, हाई न्यूज के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे आप आजकल के खासकर कि वहाँ के पेशेंट को क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए इस होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेते समय? देखिए, मैं हाई न्यूज़ के माध्यम से सभी जन सामान्य को एक ही एडवाइस करना चाहूँगा कि अपनी नियमित दिनचर्या का पालन करें, जल्दी सोएं, जल्दी उठें, यथासंभव व्यायाम करें, हेल्दी फूड लें और जो बाहर के जो फूड्स हैं, जिसे हम फास्ट फूड कहते हैं, उनको लेने से बचें। व्यायाम बहुत ज़रूरी है। दूसरा, ध्यान मेडिटेशन भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तनाव ना लें। देखिए, तनाव ही सबसे कई बीमारियों का कारण होता है, जिसमें मानसिक रोग भी एक है, डायबिटीज़ भी है, कॉन्स्टिपेशंस भी है और हार्ट अटैक भी तनाव का एक बहुत बड़ा, तनाव के कारण होने वाली एक बीमारियों में से बहुत बड़ा एक कारण है। तो जरा में तनाव ना लें, कुछ चीज़ों के लिए सोचें, उसको यथावत रहने दें, अपने आप वो चीज़ें रिज़ॉल्व होती है। बस ये है कि उसमें ध्यान करें, मेडिटेशन करें और दूसरा है, सबसे बड़ी बात है कि चीज़ों को शेयर करें। अगर आप तनाव में भी हैं तो अपने जिससे घनिष्ठ मित्र, जिससे आपकी ज़्यादा बात होती है, अपनी मदर है, फादर है, बहन है, भाई है या आपके मित्र हैं या सहपाठी हैं, उनसे आप चीज़ों को डिस्कस करें। आप अंदर ही अंदर उस चीज़ों को रखेंगे तो शायद आत्मकुंठित हो जाएँगे, आपको कोई सॉल्यूशन ना मिल पाएगा। और यही है कि आप अपनी बातें शेयर करेंगे तो आप भी मन से हल्का महसूस करेंगे और उनके पास आप जिनको बात कर रहे हैं वो आपको बेटर सजेशन दे पाएँ। तो मेरा यही एडवाइस है कि अपनी हेल्दी दिनचर्या रखें, रात को जल्दी सोएं, स्क्रीन टाइम कम रखें, जल्दी भोजन करें और सुबह जल्दी उठें और टहलने जाएँ, घूमें या यथासंभव व्यायाम कर सकें, ये बेहतर रहेगा। देखिए डॉक्टर राठौर साहब, सीधा-सीधा उनका कहना है, आप अगर अच्छे विचार रहेंगे तो अच्छे रहेंगे और डॉक्टर साहब का तो एक ही उद्देश्य है कि जो उनके पास पेशेंट आते हैं उनको पूर्ण रूप से स्वस्थ करना। और होम्योपैथिक ऐसी मेडिसिन है जिसमें एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। एक मीठी गोली के माध्यम से इसका इलाज किया जाता है। जितनी कम दवा का प्रयोग होगा उतनी जल्दी इफेक्टिव होगी, ऐसा डॉक्टर साहब का कहना है। मिलते हैं ऐसे कार्यक्रम में ऐसे ही अन्य अधिकारी के साथ। अशोक श्रीवास्तव, अफरोज आलम के साथ, भोपाल से। धन्यवाद डॉक्टर साहब ने टाइम निकाला। थैंक यू। जब झोंक लगा सुगंध उड़ी, मुंह में पानी और भूख बढ़ी, बढ़ाए हर व्यंजन का स्वाद, मिला है इसमें माँ का प्यार। गोविंद मसाले जो खाने में डाले हैं, आपस में अपनों का प्यार बढ़ा दे रे। गोविंद मसाले, मसाले जो रिश्ते बनाए।